हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, उसको एकदम टॉपिक वाइज, अध्याय वाइज अपन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से अपने को प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना है चीज़ों को, और कौन सी चीज़ें पढ़नी है किस सब्जेक्ट के लिए, वो मैं सब आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आप वीडियो को देखिए ध्यान से। और फिर आज अपन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि आप ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम अभी बहुत दिन बाद लगेगी या बहुत जल्दी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अभी से एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को अचीव करने में आपको दिन और रात लगा देनी है। ठीक है ना। आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। आपको हमेशा ये चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है कि सुबह उठते ही आपको एक छोटा सा, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, एक टारगेट फिक्स ज़रूर करना है। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरे दिन भर आप उसके पीछे लगे रहें। ठीक है। और आप सबको पता है हमारा टारगेट एक ही है कि हमें जो है टीचर बनना है। और टीचर बनने के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या टारगेट फिक्स करना है रोज़ का। वो इस हिसाब से आप, जैसे कि राजस्थान अध्ययन में आपको आज ये टॉपिक क्लियर करना है तो उसको करना ही है किसी भी हर हालत में। गणित के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ना है आज, तो उसको पढ़ना ही है। ठीक है ना। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक आप रोज़ाना सुबह उठते ही फिक्स कीजिए और उन सभी टॉपिक्स को पूरे दिन भर आप पढ़िए। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको घर पे सेल्फ स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो लाइब्रेरी में आप बहुत सही रहेंगे। लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी करने का। बाकी इसके अंदर आपको थर्ड ग्रेड मेंस में कोई भी ऑफलाइन वगैरह कोचिंग लेने की आपको कतई इसमें ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आप देख पा रहे हैं ये ऐसी किताब चलती थी पहले, अब नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये बनाई गई किताब थी। कक्षा 10 की पहले कंप्लीट करेंगे, फिर कक्षा 9 की कंप्लीट करेंगे और फिर कक्षा 11 और 12 की भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसके मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। चैप्टर के अंदर बहुत सारा सामने राजस्थान का जीके है। इतिहास और कला संस्कृति के बहुत शानदार टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं मानता हूँ ये किताब नहीं, बहुत रामबाण साबित होती है। हर एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं यहाँ से। देखो, इसका फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे अपन, राजस्थान के इतिहास एक परिचय। फिर ये सारे टॉपिक अपन बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। राजस्थान के पर्यटन स्थल, भाषा, साहित्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, जो भी आपके थर्ड ग्रेड का सिलेबस जिस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, वो 100% डिज़ाइन करने वाला आदमी छठी से 12वीं तक की किताबों को साथ में लेकर ही उसने डिज़ाइन किया है। क्योंकि सेम ऐसे कैसे टॉपिक लिखे हुए हैं, मैंने कल आपको बताया था सिलेबस जब डिस्कस किया था अपन ने। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। अध्याय एक आपका राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक आप देखिए इसको। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। तो 1949 के अंदर क्या हुआ था फ्रेंड्स कि इससे पहले 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ठीक है। यानी कि 1949 से पहले राजस्थान जैसा नाम कभी भी इस क्षेत्र का नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो आप यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1800 में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान का जो क्षेत्र है इसके लिए राजपूताना शब्द का यूज किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए वहाँ पे जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड ने। इस पुस्तक में प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रख दिया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप जहाँ पर भी कोई इम्पोर्टेंट लाइन आए, ऐसे पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, कोई लाइन से प्रश्न बनता है तो उस लाइन को आप हाथों हाथ यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके रोक के और आप उसको पेन और कॉपी हाथ में रखिए, उस लाइन को उतार लीजिए ना।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ वहाँ की बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है, जैसे मरु है, धनु है, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि, ये राजस्थान के राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम है। मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और अब कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगला शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ समी यानी कि खेजड़ी, कैर और पिल्लू कहते हैं अपने जाल के पेड़ को। बीकानेर में जो करणी माता का मंदिर है ना, वहाँ पे जाड़ के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और जाड़ के पेड़ों के कारण इस प्रदेश का नाम जांगल प्रदेश पड़ा है। जाड़ के छोटे छोटे बोर जैसे लगते हैं, बेर है ना, जो जाड़ का पेड़ आता है ना, उसके छोटे छोटे अंगूर लगते हैं, मारवाड़ के अंगूर कहलाते हैं ये पिल्लू, उनको पिल्लू कहते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य नगर की भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, किसका, मत्स्य नगर का। नेक्स्ट यहाँ पर सूरसेन राज्य है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित, जैसे माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर, किनारा का मतलब कांठे पर स्थित है। 56 गाँव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है तीनों ही लाइन, आप लिख लीजिए इनको। ये राजस्थान का पुराना नक्शा है, आज के टाइम में नक्शा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भैंसरोडगढ़ से लेकर, देखो इंपॉर्टेंट है लाइन, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी क्षेत्र होने के कारण इसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश और शिखर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता। अब हम देखेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन कितने प्रकार से हुआ वो देखेंगे। तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास के 3 कालों में विभक्त किया जाता है। मानव के संपूर्ण इतिहास को मोटे मोटे तौर पर 3 कालों में, एक तो प्राक युग सबसे पहले, और एक है आद्य युग और एक है ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वो तो प्राक युग हो गया, यानी कि जिसके कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते। आज के टाइम में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब का रिटर्न एविडेंस मिलेंगे, आपके लिखित साक्ष्य उपलब्ध होंगे, तो ही तो इस चीज़ की जाएगी, वहाँ पे स्थायित्व होगा कि भाई ये चीज़ यहाँ थी। तो जिससे के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे वो प्राक युग कहलाएगा, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था, उस टाइम में लिखना नहीं आता था। आद्य युग की बात करें तो ये संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता, ये अस्पष्ट है, उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। ये हो गया आपका कौन सा काल, ये आद्य युग काल, ठीक है ना। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुस्फटित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। और ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। इस प्रकार से आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अब कि ये जो प्राक युग है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। देखो, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस, पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी
यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता यह है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। सरस्वती और दृष्टद्युति नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी, यानी कि जहाँ पे आज मरुस्थल है राजस्थान में, थार का मरुस्थल, वहाँ पे कोई टाइम में समुद्र था और समुद्र में ये दो नदियाँ आकर गिरती थी। ये विद्वानों का मानना है। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल। इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब देखेंगे पूर्व पाषाण काल क्या है। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान एक मानव संस्कृति विद्यमान थी राजस्थान में। ठीक है, 1870 में एक C.A. हैकट विद्वान आए। C.A. हैकट सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार हैंड एक्स खोज निकाली। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कि सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी कुल्हाड़ी किसने निकाली? तो वो 1870 में है, C.A. हैकट ने निकाली। आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से भी इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध खनन उत्खनन से भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र मिश्र, राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. ओलचिन को जाता है। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। ये पूर्व पाषाणकालीन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मध्य पाषाणकालीन। मध्य पाषाणकालीन मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी, गाठी और विराटनगर की मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने, यानी कि ये पत्थरों के नाम है फ्रेंड्स। और इस मध्य पाषाण काल के अंदर कौन कौन से उपकरण पाए गए वो है यहाँ पर ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर और पॉइंटर। ये सभी उपकरण इस मध्य पाषाणकालीन के हैं। आप इनको याद रखें। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन, इसको भी याद रखें। उत्तर नवपाषाण काल की बात करें तो इसके अंदर देखो, भारत के अन्य भागों की बात ही राजस्थान में भी नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, राजस्थान में धातु काल। ठीक है ना, राजस्थान के अंदर धातु काल पढ़ेंगे अब। तो देखो, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर,
ध्यान रखना भाई, गणेश्वर, सीकर। देखो ये देखना यहाँ पर राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति, यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार और वो गलत हुआ था मेरा, आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये पूछा गया था कि निम्न में से यहाँ पे नाम दिए थे फ्रेंड्स। तो देखो नाम मैं बताता हूँ आपको क्या क्या नाम दिए थे। ये नाम आए थे ऑप्शन के अंदर, गणेश्वर, सीकर का नाम नहीं आया था, सिर्फ ऐसे आया था गणेश्वर, कालीबंगा नहीं आया था, फिर गिलूंड, आहड़, जाडोल, पिंड पांडलिया, कुराड़ा, साबणिया व पूगल बीकानेर, नंदलालपुरा किराड़ोत व चीथवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये नाम देकर ये पूछा गया था कि ये निम्न में से कौन से कालीन सभ्यता है ये, तो ये ताम्रकालीन सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लोहा काल, वो धातु काल था, अब लोहा काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहा का ज्ञान और उसका उपयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इससे इनसे कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुरा, ये जोधपुरा जयपुर के अंदर है, सुनारी झुंझुनू में है, रैंड, टोक आदि स्थानों से भी लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि भारत में लोह युग का कहाँ से आरंभ हुआ वो डिक्लेयर करता है नौह से प्राप्त लोहे के उपकरण। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे के गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष भी मिले। रैंड जो टोंक में है को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण इसको तो राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। किसको? रैंड, जो कि टोंक में है, क्योंकि यहाँ पर लोहे के बहुत सारे वस्त्र वो उपकरण मिले हैं इसलिए। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौह आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान का इतिहास भी एक ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जो कि सीधा सीधा आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है और इसमें नाम भी दे रखे हैं कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह। लेकिन आजकल क्या होता है, ऊपर ये जो मेन सभ्यता है ना, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, अंदर वाली छोटी सभ्यता ही निकालता है एग्जामिनर। तो उस हिसाब से आप देखें यहाँ पर। तो देखो कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़े तो प्राचीन दृष्टद्युति और सरस्वती नदी, वर्तमान में जिनको घग्गर नदी कहते हैं सरस्वती को, क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा जी, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज और उसके बाद में 1961-62 में बीबी लाल और BK थापर ने इस उत्खनन का कार्य किया था। तो तीनों विद्वानों के आपको नाम याद रखना है। कब इसका उत्खनन किया गया था? 1952 में अमलानंद घोष, बीबी लाल और थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए थे। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले वाली और हड़प्पा सभ्यता के दौरान उसके टाइम की। तो देखो यहाँ पर कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का भाव है। लेकिन ये आप ध्यान रखना, सुंदरता और सुडौलता नहीं मिलेगी कालीबंगा के उत्खनन में। जो मिट्टी के जो मृदबांड पाए जाते हैं उनमें सुंदरता और सुडौलता का क्या था? अभाव था। बर्तनों का रंग लाल था, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग यहाँ खेती में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसको
उसका किस प्रकार से अंतिम क्रियाक्रम किया जाता था। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद भी मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है, यानी कि मस्तिष्क का इलाज करते थे। इसे ये सोचते हैं लोग। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड मिले हैं, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर हड़प्पा सभ्यता से अपना विशेष स्थान रखते हैं। अब हम सेकंड सभ्यता और इम्पोर्टेंट सभ्यता देखेंगे। आहड़ उदयपुर के अंदर है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी प्राप्त हुई थी, इसे दूल कोट कहते हैं, है ना। मिट्टी का टीला, दूल का टीला या दूल कोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? आहड़ सभ्यता। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, है ना, सबसे पहले तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल बोलते हैं इसको, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सकलिया, इनके निर्देशन में यहाँ पर क्या हुआ? उत्खनन कार्य किया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ लोग अपने मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यानी कि आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई के व्यवसाय के बारे में पता चलता है। ठप्पे मिले हैं यहाँ पे, है ना, वस्त्रों को रंगाई छपाई करने के लिए जो ठप्पे चाहिए होते हैं ना, वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले के गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में सबसे पहले यहाँ पर उत्खनन किया गया। उसके बाद में 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, उसके प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का काम किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका समय था 1900 से 1700 ईसा पूर्व। गिलूंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, याद रखना, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। चित्रित मृदबांड मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत की चूड़ियाँ निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो वो गिलूंड सभ्यता से प्राप्त हुई। अंडरलाइन कर लेना है आप तो, या तो सॉरी आप इसको लिखते जाना है ना, पॉइंटों को, जो भी काम के पॉइंट आ रहे हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स इसी चैप्टर के मैं आपके लिए 1 लीनियर MCQ, ठीक है ना, 1 लीनियर प्रश्न भी लेके आऊँगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप कॉपी के अंदर लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो उसको। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलूंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ। अब यह आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं, आग में नहीं पकाते थे, सिर्फ धूप में सुखाते थे। जबकि गिलूंड सभ्यता में आग में पकाई हुई ईंटों का भी क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। बागोर भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4-5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आंखें टक होने का प्रमाण सिद्ध करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छेद वाली सुई कहाँ से मिली भाई? बागोर सभ्यता से। यहाँ खरसी व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणकालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र था, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना आजकल जिला बन गया है, हालांकि
अब बाद में जिलों को समाप्त भी कर दिया गया था। ये सीकर के अंदर पड़ता है, नीम का थाना, और उसके अंदर गणेश्वर नामक एक गांव ही है। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ये गणेश्वर। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड, एक तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, दूसरी चीज़ यहाँ से जो तांबा मिला है ना, उपकरण मिले हैं तांबे के, उनमें 99% क्या था, तांबा था। आज के टाइम में जो तांबे की वस्तु बनते हैं ना, उनमें 99% कहाँ होता है, लेकिन पहले के टाइम में देखो, इतनी साल पहले की बात करें तो यहाँ पर हर एक उपकरण में 99% तांबा होता था, 1% ही दूसरी धातु होती थी। जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति के प्रमाण है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत सारा तांबा पाया जाता था। तांबा यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होता था, ठीक है ना। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उनमें कृष्णमणि मृद पात्र कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता से जो माटी के जो बर्तन प्राप्त हुए उनको क्या कहते हैं, कृष्णमणि। यह बर्तन काले व नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में तांबा यहीं से जाता था। अब इम्पोर्टेंट आता है ये वाला टॉपिक, अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार आया था यहाँ से प्रश्न। देखो अन्य और कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़िए। एक तो बीनमाल जालौर की सभ्यता भी महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र, एक यूनानी सुराही मिली जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ईसवाल सभ्यता उदयपुर में, ये प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के भी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर में है, विराटनगर जयपुर के अंदर पड़ता है, तहसील है। कि बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। जो अपनी बैराट सभ्यता है उसका उत्खनन किन्होंने किया था, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। बैराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का बावरू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा और सभ्यताओं की बात करें तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने के निर्देशन में हुए उत्खनन से प्राप्त ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि बालाथल सभ्यता है निम्न में से, तो वहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आपको टिक करना है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अलावा देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, रंग महल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नोहा, भरतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में से प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार कब हुआ वो देखिए आप। आर्य संस्कृति का प्रसार कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद में भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ से तरखान वाला डेरा, चक 64 यहाँ से मिलते हैं। अनूपगढ़ ये गंगानगर में पड़ता है, तरखान वाला डेरा व चक 64 ये गंगानगर जिले में है। तो ये स्थानों के नाम हैं, ठीक है, यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। भारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है।
महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल प्रदेश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य क्षेत्र के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपने सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ भी मारा गया था। भारतीय इतिहास की बात ही महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, यानी कि यहाँ से कोई भी लिखित स्रोत वगैरह प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए ये अभी इनका कोई एविडेंस नहीं है ना। ये पैराग्राफ में से कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको पढ़ना है फ्रेंड्स कि जनपद है ना, राजस्थान के जनपद पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनपद थे।